मई 26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जिन लोगों का भी क्लियर हो गया वो ऑफ कोर्स ये वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन जिनका किसी भी रीजन से भले बाउंड्री पे ज्यादा नंबर से कैसे भी रह गया, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में हम वो बातें नहीं करने वाले कि यार आपका कैसे नहीं हुआ, आप खुद को सिंपैथी दो, ये करो, आप कैसे मूव ऑन करो। वो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना दी, अगर आपको ऐसा लग रहा है वो देख लो। आज के वीडियो है सिर्फ व्हाट्स द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमको दिख रहा है नवंबर अटेम्प्ट। जो हो गया ना वो हो गया, वो तो पास्ट है। मैं सिर्फ इस चीज में बिलीव करती हूँ कि अब आगे क्या करना है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो लोग पहले का सोचते रह जाते हैं ना, वो बस सोचते ही रह जाते हैं, उनकी लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सबसे बेस्ट चीज होती है जल्दी से मूव ऑन कर जाना। जो स्टक रहता है ना, वो कभी भी आपने देखा है कि नदी शांत रहती है, बहती रहती है, तो हमेशा अपने को वो बहती नदी जैसा बनना है। बस फ्लो के साथ बहते रहो, जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ और आगे की तरफ प्रोसीड करो, ठीक है। सो हम बात करें कि नवंबर 26 अटेम्प्ट में हमको ऐसा क्या करना है जो इस अटेम्प्ट में हम नहीं कर पाए, और हम कैसे भी करके, अगर टफेस्ट पेपर भी आता है ना, हमको उसके लिए खुद को रेडी करना है। अब हम ये ब्लेम नहीं लेना चाहते कि यार आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, ये था वो था, हमको एटलीस्ट फॉर्मूलेस पता हो सकते थे। फिर भी आप, मैं ये बोलती हूँ कि ऐसी बुक्स भी थी जिसमें वो जो आउट ऑफ द बॉक्स वाले फॉर्मूलेस थे ना, ओटीएम आईटीएम वाले, एच मॉडल वाले, वो फॉर्मूला थे। क्योंकि आईसीए आगे कुछ भी कर सकता है और सिर्फ एएफएम में नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार एएफएम का पेपर बहुत टफ आता है तो हमको एएफएम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, आप गलत हो। क्या आईसीए ने कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है क्या हर बार वो एएफएम का पेपर ही टफ देगा? तो जो लोग भी ये सोच के चल रहे हैं कि एएफएम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उनके एफआर और ऑडिट में लग जाएंगे। क्योंकि आईसीए आपके माइंड के साथ ही तो खेल रहा है। आपने लास्ट टाइम सोचा था कि एएफएम टफ आ गया तो इस बार नहीं आ सकता था मई में, इस बार उन्होंने वही करा। अब आपके मन में वो फियर बैठा दिया है एएफएम का, तो मोस्टली लोग एएफएम पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और एफआर और ऑडिट को थोड़ा साइडलाइन करते ही है ना, हो ही जाएगा क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। और वो एफआर और ऑडिट में ही अब आपकी बैंड बजा देंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, हम बैलेंस्ड तरीके से पढ़ेंगे। बट वो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर अभी मई में आपने फर्स्ट ग्रुप के लिए अपेयर करा था, अब सेकंड ग्रुप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वेट करो। बिकॉज अगर अभी डीटी के लेक्चर्स ले लिए ना, डीटी का ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद पूरा डीटी चेंज हो जाएगा, तो आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करा है वो खत्म हो जाएगा। नया पढ़ना, वापस से अनलर्न करना चीजों को बहुत मुश्किल होगा। तो एक बार अपन पहले फर्स्ट ग्रुप पे कमांड बना लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दोनों ग्रुप्स के लिए मत जाओ, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि मुझे पता है ना, अपने एक्सपीरियंस से, मेंटोरशिप का इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे, या मुझे पता है कि लोग क्या करने वाले हैं। आपके बिना बोले, आपके बिना कुछ कहे, मुझे पता है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए एक बहुत जेन्युइन एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ, पहले आपने जो भी क्लियर नहीं करा आप उसी ग्रुप को पिक करो और उसी से अपन वापस से रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर अभी आपने कोई भी ऑलरेडी सब्जेक्ट पिक कर लिया है दूसरा, तो उसको कंटिन्यू रखो, पर ग्रुप 1 का भी एक सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में साथ में ले लो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट रिग्रेट्स को हटा देना। बिकॉज बहुत ज्यादा रिग्रेट में रहोगे और बहुत ज्यादा पिछले बार से कंपेरिजन करते रहोगे ना, तो आगे हमेशा कुछ न कुछ गलत डिसीजन पर एंड करोगे। क्योंकि वो मिस्टेक, अरे पिछली बार ये कर दिया था तो वो नहीं करना है। तो ध्यान रखना है कि पहले भी 1.5 डे थे एग्जाम्स के बीच में, अभी भी 1.5 डे ही है। तो ओवर प्रिपरेशन भी अगर कर लेंगे, बट अगर 1.5 डे में उस चीज का रिविजन नहीं हो पाया तो वो कुछ मतलब का नहीं है। तो कंटेंट उतना ही करना है जितना अपने पास पॉसिबल हो कि अपन 1.5 डे में समराइज कर सके। सो जब हम रेडी है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए रिसोर्सेस फिक्स्ड होने चाहिए कि एक सब्जेक्ट में हमको ये एक कंसेप्ट बुक यूज करनी है, ये क्वेश्चन बैंक यूज करनी है। कहीं पर भी अगर हमको रिविजन वीडियोस की जरूरत लग रही है तो इन फैकल्टी की ये वाली रिविजन वीडियो रेफर करनी है। जब आपका ये काम सॉर्टेड होगा तो बिना कंफ्यूजन के आप प्रोसीड कर सकते हो। सो वो सब रिसोर्सेस आपको एलोकेट करना है। इसमें आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है, लाइक ऑडिट हो गया, आईडीटी हो गया, इसमें आपको ऐसी बुक यूज करनी है जो कि बहुत ज्यादा वास्ट नहीं हो। ऐसे मटेरियल में बिल्कुल भी रेफर नहीं करूंगी इस टाइम पर, क्योंकि उसमें आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है कि अपन वो नोट्स बना सके, और अपन क्यों उतनी मेहनत करें जब ऑलरेडी रेडीमेड अच्छे नोट्स अवेलेबल है। तो आपको प्रायोरिटी देनी है लर्न करने पर। तो आप ऐसे नोट्स यूज करो जो कि अराउंड 250 to 300 पेजेस भी होते हैं, तो इतना सफिशिएंट रहते हैं। अपन इसको 1.5 डे में फिर भी मैनेज कर सकते हैं। इससे ज्यादा पेजेस के नोट्स आपके नहीं होने चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एफआर, एएफएम, इसमें आपको ऐसे नोट्स यूज करना है जो थोड़े डिटेल्ड नोट्स हो, लेकिन अगेन मैनेजेबल हो 1.5 डे के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रिवीजन में आपको जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, उसमें एलडीआर क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलना है, और हर सब्जेक्ट में आपको मार्क करना है अप्रोक्स 250 या 200 क्वेश्चंस तक, जिसको आप लाइक फर्स्ट सब्जेक्ट एफआर है तो इसमें आप 200-250 क्वेश्चंस मार्क करो। लेकिन जो एएफएम वगैरह है आपके पास सिर्फ 50-70 क्वेश्चंस होने चाहिए एलडीआर क्वेश्चंस,
जिनको आप देख सको। इतने क्वेश्चंस अपन इजीली देख सकते हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। मैक्सिमम आप 100 तक मार्क कर सकते हो, इतना मैनेजेबल रहते हैं, क्योंकि मैं इतना खुद देख कर गई थी तो मुझे पता है कि इतने अपन देख पाते हैं। डीटी में भी सेम अगेन 100 क्वेश्चंस तक अपने को देखना है, तो जिस भी सब्जेक्ट में 1.5 डे अवेलेबल रहेगा उसमें 100 क्वेश्चंस तक मार्क करना है। जिसमें भी फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें अपने को मैक्सिमम 200-300 क्वेश्चंस तक भी अपन मार्क कर सकते। सेकेंड स्टेप पढ़ाई की रहती है कि अपने को एक रूटीन फिक्स करना है। सो आपके पास एक रूटीन फिक्स होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मॉर्निंग रूटीन ही फॉलो करो या आप नाइट रूटीन ही फॉलो करो, लेकिन आपका एक रूटीन फिक्स्ड होना चाहिए। उसमें आपको कम से कम अभी मिनिमम 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई कैसे भी निकालनी है। बिकॉज लास्ट टाइम अगर जो मिस्टेक करी थी आपने, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं थी, आपके रिविजन नहीं हो पाए थे, वो हर चीज हो जाएगी इस बार अगर आपके पास 10 to 12 आवर्स आप दे पा रहे हो एक दिन में। नेक्स्ट, आपको टेस्ट आपने अगर लास्ट टाइम नहीं दिए थे तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एमटीपी ज्यादा दो, बिकॉज एमटीपी का कोई लेवल नहीं है। एक फॉर्मेलिटी की तरह अगर आप एमटीपी दे भी देते हो तो आप राइट इवेल्युएशन नहीं कर पाओगे खुद का। सो मेरे हिसाब से तो आपको, अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत ही आपका बजट है उतना अवेलेबल, बिकॉज ज्यादा अमाउंट लगता नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करो, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के अपने को 3 टेस्ट देने हैं, तो एक 3 सीरीज एक प्रॉपर रहती है, तो आप 3 सीरीज लो। 4 सीरीज तो अभी नहीं लेनी है पहले से, बिकॉज बहुत मुश्किल रहता है 4 रिविजन करना। सो अपने को अभी 3 सीरीज तक लेना है, एक और रिविजन और बाद में हो पाए तो अपन एक सीरीज बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेक्चर्स पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो उनके लिए मेरे लिए एक जेन्युइन एडवाइस ये रहेगी कि स्पेशली जो थ्योरी सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, जैसे कि आईडीटी, ऑडिट हो गया, इसमें आप खुद से भी कर सकते हो। अगर उतना ही आवर्स 100 आवर्स 120 आवर्स आप खुद से एक बार दे दोगे ना, आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लोगे, आप रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे, तो वो ज्यादा वर्थ इट रहेगा। अगर अपने पास बहुत ही ज्यादा टाइम होता तो अपन हर चीज करते हैं, लेकिन टाइम लिमिटेड है तो चॉइस बनाना बहुत जरूरी है। तो आप एक बार खुद से ट्राई करो, आप ज्यादा अच्छा खुद से कर पाओगे अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो। लेकिन एएफएम एफआर इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, एएफएम एफआर और डीटी, तो आप प्रैक्टिस बैचेस के साथ या फिर जहां पर आपको एक क्विक रिकैप मिल जाए, अगर आप उन बैचेस के साथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट फिर भी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सेल्फ स्टडी को ही देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी थी तो आपको इन बैचेस में एनरोल नहीं करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, वो बेस्ट चीज होती है। अब अपना इतना टाइम से तो पढ़ाई का फ्लो टूटा हुआ था, तो एकदम से वो फ्लो को बनाना और वो रिजल्ट भी दिमाग में कहीं ना कहीं है ही सही, तो वो मुश्किल हो जाता है वापस कंटिन्यू करना। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, मेरा भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी, और एकदम से, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे क्लियर करा था, तो उस टाइम मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी स्टार्टिंग के कुछ 10-15 डेज के लिए, हाफ टाइम की, क्योंकि मैं थ्योरी सब्जेक्ट तो बोल बोल कर करती थी जो लाइब्रेरी में पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हाफ टाइम की जब मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करती थी ना, 5 to 6 आवर्स मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, मैं वहां पर रहकर पढ़ती थी, जिससे मुझे फ्लो मेंटेन करने में बहुत आसानी हुई थी। तो आप ये काम जरूर कर सकते हो कि कोई ना कोई एक एडिशनल चीज है जिससे आपको पढ़ाई बोरिंग ना लगे, आपका मन लग जाए, वो काम आपको करना चाहिए। क्योंकि घर पर रह के वही एक रूम में पैक होकर अगर आप करोगे तो भले ही आप बुक्स के सामने बैठ जाओगे, बट आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, आपका मन ही नहीं लगेगा उस चीज के लिए, ठीक है। एक जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जब भी हम फर्स्ट रिविजन करते हैं, फर्स्ट रिविजन में अवॉइड करो कोई भी एबीसी एनालिसिस फॉलो करना, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करना, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको हर चीज करनी चाहिए एक जैसी। जब आपका सेकंड रिविजन स्टार्ट होता है तब से आपको एबीसी एनालिसिस वगैरह ये सब चीजें फॉलो करनी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि आइडियली फर्स्ट रिविजन कब तक कंप्लीट होना चाहिए अगर हमको 3 to 4 रिविजन्स मैनेज करना है। सो अगर आप एक बहुत सही टाइम के साथ प्रोसीड करना चाहते हो तो 15 अगस्त नवंबर में अगर आपके एग्जाम है और अगर आपका फर्स्ट रिवीजन 15 अगस्त पर एंड हो जाता है तो वो बेस्ट होगा। लेकिन मैक्सिमम अगर अपन देखें तो फिर एंड ऑफ अगस्त, 31 अगस्त बेस्ट डेट है। अगर आपका इस डेट के अराउंड फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके 3 रिविजन 4 रिविजन इजीली मैनेज हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आपका कंप्लीट हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके नंबर ऑफ रिविजन्स कम होंगे। जेन्युइन एडवाइस जो कि मैं आपको एज ए मेंटोर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये फाइनल स्टूडेंट बहुत ज्यादा कनेक्टेड है मुझसे, तो वो क्या कर रहे हैं ना, अभी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि यार टाइम तो बहुत ज्यादा है तो हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, हम उसके साथ पढ़ लेंगे। अगर अदरवाइज आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको करना ही पड़ रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप जरूर करो। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन सही है और आप थोड़ा टाइम और कॉपरेट कर पा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि मत करो ये काम, बिकॉज जॉब के साथ पढ़ाई मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 2 to 3 आवर्स मिलते हैं। अभी आप जहां पर भी ज्वाइन करोगे ना, वहां पर उनकी भी सीजन चल रही है। भले ही आप यूएस अकाउंटिंग में ज्वाइन करो, उनकी भी सीजन चलती है अक्टूबर तक। भले ही आप इंडियन कंपनी में, इंडियन फर्म में ज्वाइन करोगे, अभी जुलाई अगस्त सितंबर सब सीजन वाला टाइम है, तो आपके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा, आप अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाओगे। तो सिर्फ 4 मंथ से आपको लग रहा है कि ज्यादा है, बट ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो अवॉइड करो इन चीजों को, जितना हो सके खुद से एक बार
बार खुद को थोड़ा टाइम दो, एक अटेम्प्ट और दो। आप वेट कर सकते हो, आप वेट करो, कंप्लीटली सेल्फ स्टडी को डिवोट करो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर मेरा कोई पॉइंट मिस आउट हो गया तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।